इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीजर एपिलेप्सी के बारे में। तो इसको ऐसे समझें कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो करंट की तरह है और करोड़ों ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो न्यूरॉन्स बहुत छोटे होते हैं और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें करंट जाती है और उस करंट की वजह से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम अपने शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी आँखों को, अपनी बातों को, हाथ पैर को। तो ये जो हमारा कंट्रोल है हमारे शरीर पे या हमारा कॉन्शियसनेस है, ये इन न्यूरॉन्स में करंट की वजह से हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी न्यूरॉन्स में शॉर्ट सर्किट हो जाती है कि करंट जो है वो अचानक से किसी कारण से एक्स्ट्रा बन गई और उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो शरीर में एक ऐसा मैसेज ले जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसको भी सीजर आता है, कभी कभी अगर सीजर आए तो उनको या तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अज्ञान हो जाते हैं, या तो फिर उनको आसपास की उतनी होश नहीं रहती और या फिर उनके मसल में या बॉडी में मूवमेंट हो सकते हैं कि उनका हाथ मूव कर सकता है, मुंह में मूवमेंट हो सकती है, आंखें तिरछी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ब्रेन के उस एरिया में एक्स्ट्रा करंट जा रहा है। तो इस बीच में जो सांस है अगर वो चलती रहती है, क्योंकि सांस का चलना अगर आप चाहें भी तो भी लंबे समय तक सांस नहीं रोक सकते। तो सांस का जो चलना है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, या हार्ट का चलना जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो सांस और हार्ट जो है वो चलता रहता है और अगर किसी कारण से सीजर 5 मिनट से लंबा खींचता है तब हमें देखना होता है कि क्या बच्चे को किसी कारण से मुंह का सिक्रीशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो अक्सर जब सीजर आता है तो पहला डर ये होता है कि ऐसा हुआ कहीं हमारे बच्चे को डेथ ना हो जाए, या कहीं हमारे बच्चे को ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ ठीक ही ना हो। तो ये बहुत सारे डर रहते हैं और मन में सिर्फ एक बात रहती है कि सीजर ना आए। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि सीजर क्यों आ रहे हैं। तो जब किसी बच्चे को सीजर आते हैं और एक से ज़्यादा बार आते हैं और कोई उसका कारण नहीं होता, जैसे कोई बुखार नहीं है, कोई और कारण नहीं है, तबीयत ख़राब नहीं हुई, कोई और बात नहीं है कि शुगर लो नहीं हुआ, कोई और बात नहीं है कि बॉडी के जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, उसके बाद भी अगर सीजर आ गया तो ये देखना पड़ता है कि क्यों आया। तो जब हम सीजर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि हुआ क्या था, किस एरिया से हुआ था। तो सीजर जो है वो 3 तरीके का होता है। एक जो ब्रेन के एक खास एरिया से आ रहा हो, जैसे ऐसे एरिया से आ रहा हो जहाँ पे सांस आती हो, या ऐसे एरिया से आ रहा हो जहाँ पे सुनाई देता हो। तो सीजर शुरू जब होगा तो एक अजीब सी सुगंध आ सकती है या अजीब सी आवाज़ आ सकती है। छोटे बच्चों में अगर वो आती भी है तो वो बता नहीं पाते। या सीजर आया तो डर लगा पहले, उसके बाद सीजर आया तो उसे कहते हैं फोकल सीजर, मतलब वो खास जगह से शुरू होकर तब फैला, पूरे ब्रेन में एक साथ नहीं हुआ। तो उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं, उसके कारण अलग होते हैं और उसका आउटकम अलग होता है कि लॉन्ग टर्म में वो सीजर आएंगे नहीं आएंगे, कितनी देर तक आएंगे और साथ में और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो फोकल सीजर एक अलग तरीके का सीजर है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है फोकल सीजर। दूसरा होता है जनरलाइज सीजर, जो यूजुअली 3 साल के बाद शुरू होता है जब ब्रेन के सारे कनेक्शंस पूरे हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अचानक से पूरी बॉडी या तो फ्रीज हो गई या अचानक से पूरी बॉडी में मूवमेंट आ गए। उसमें बच्चे उस समय के लिए उनको होश नहीं रहता है। तो इसी में ऐसा भी हो सकता है कि उनको अचानक से फास्ट जर्किंग हो गई या वो ब्लैंक हो गए, एब्सेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। तो इसको आप अगर हो रहा है तो बार बार होगा, तो अगर हो रहा है तो रिकॉर्डिंग कर लें और फिर डॉक्टर को दिखा लें ताकि डॉक्टर पहले समझ ले कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टर ये समझ लेता है कि क्या हो रहा है तो कभी कभी वो ईईजी करता है और अगर ईईजी में भी वही एपिसोड हो जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि वो एपिसोड ब्रेन के पास से आ रहे हैं कि नहीं। अगर एपिसोड ब्रेन के पास से आ रहे हैं और ईईजी में कैप्चर हो जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एपिलेप्सी है। अगर ब्रेन के पास से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डॉक्टर को बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है,
क्यों हो रहा है, ट्रिगर क्या था। तो एपिलेप्सी को जल्दी से डायग्नोसिस की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एपिलेप्सी हुई तो तुरंत आपने ईजी करा लिया, ईजी में प्रॉब्लम आ गई और आपने दवाई शुरू कर दी। क्योंकि ब्रेन बहुत बड़ा है, ईजी में अलग अलग एरियाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है कि वो बच्चे के लिए रेलेवेंट ही ना हो, और अगर दवाइयाँ चलती हैं तो वो करंट को स्लो करने के लिए चलती हैं। तो बच्चे का ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, और कुछ बच्चों में साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी चल रही होती है, और ये दवाई एक बार शुरू होती है तो बहुत लंबे समय तक 2 साल 3 साल तक भी चल सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दवाई शुरू करने से पहले हम पहले सोचें कि हम किस चीज़ की दवाई कर रहे हैं और हम इसमें क्या ट्रीट करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर को समय दीजिए कि वो इसको क्लिनिकली देखे, इसको प्रोफाइल कर सके कि क्या हो रहा है और उससे रेलेवेंट चेंजेस ईजी में हैं कि नहीं। कुछ बच्चों में हम एमआरआई भी करते हैं और कुछ बच्चों में जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं। अगर एमआरआई इसलिए करते हैं कि ब्रेन में कोई एरिया है जो डैमेज है, तो हमेशा के लिए हमें पता रहेगा कि वो एरिया डैमेज है, तो सीजर लंबे समय तक आने के चांस रहेंगे। और अगर कोई डैमेज नहीं है फिर भी फोकल सीजर आ रहे हैं या कुछ ऐसे सीजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सेल में ही म्यूटेशन हो सकता है कि कोई खास तरह का म्यूटेशन हो जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ और ख़ास तरीके के सीजर आ सकते हैं। तो उस केस में हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ सकती है, बट हर बच्चे में हम ऐसा नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जो है, अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो ये होती है कि कभी कभी बैकग्राउंड में सीजर आ जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जो भी सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मेरी पुरानी नॉलेज भी इसमें साथ साथ में चल रही है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। बट अगर मेरा बैकग्राउंड में अगर कोई दिक्कत है तो मैं इंफॉर्मेशन को वैसे प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा। इसको ऐसे समझिए, कमरे में लाइट आ रही है और अगर लो वोल्टेज है तो ऐसा नहीं कि लाइट जल रही है बंद हो रही है लाइट चली गई, वोल्टेज ही लो है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं या तो पीछे हो जाएंगे, बच्चे की जो लर्निंग है या तो पीछे हो जाएगी, बच्चे की बिहेवियर जो है वो डिटोरिएट हो जाएगी। तो कुछ सीजर ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं बट उसमें बच्चे के माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पीछे हो जाते हैं। उस केसेस में हम लोग अगर ऐसा लगता है तो स्लीप ईजी करते हैं, कि जब सोते हैं तो स्लीप ईजी ब्रेन का जो आर्किटेक्चर है, जैसे घर का आर्किटेक्चर होता है सो ब्रेन का आर्किटेक्चर है, वो प्रिजर्व है कि नहीं। तो ये 3 तरह के मेन सीजर होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में सीजर आ रहे हैं तो वो दिखते हैं और उसको रिकॉर्ड करके डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। और अगर बच्चे को सस्पिशन हो रहा है कि बैकग्राउंड में सीजर आ रहे हैं तो उस केस में हम स्लीप ईजी करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और ईजी को भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि ईजी भी रिवर्स हो जाए। और तीनों ही टाइप के सीजर में दवाइयाँ अलग अलग हैं, और ऐसा नहीं है कि बस बच्चे को जैसे तीनों ही सीजर में एक ही दवाई, एक ही तरह की दवाई वेलप्रीन दे दिया, कैपरा दे दिया और वही चला जा रहा है। ये बिल्कुल अप्रोच सही नहीं है। होना क्या चाहिए कि प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, किस टाइप का सीजर है समझना चाहिए, साथ में एसोसिएटेड कोई दिक्कत है कि नहीं, ईजी में क्या कोरिलेशन है, अगर कोई एपिलेप्टिक सिंड्रोम है तो वो पूरा पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा, बेस्ट दवाई कौन सी है, और जो दवाई दे रहे हैं उससे बच्चे की डेवलपमेंट, पढ़ाई लिखाई, व्यवहार पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो भी मॉनिटर करना पड़ता है। अगर बच्चे को सीजर आते हैं, अगर सीजर आते हैं और आप घर में हैं तो सबसे पहले आप सीजर शुरू होते ही टाइम देख लीजिए कि टाइम क्या हुआ है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ टाइमिंग देख लीजिए। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए बच्चा आपका सेफ़ है कि नहीं। सेफ़ का मतलब है कि मान लीजिए अगर बिस्तर से लटक रहा है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ गिर सकता है, ऊपर से नीचे गिर सकता है, सोफे के एंड पे है, तो सेफली उसको बस लिटा देना है और उस समय उसके मुंह में कुछ कपड़े नहीं डालने हैं, उसको पानी नहीं पिलाना है, सीजर को रोकना नहीं है, उसको जगाना नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन जो है वो एक एक्टिविटी कर रहा है और मोस्ट लाइकली वो एक्टिविटी करके निकल जाएगा। बट इस बीच में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कभी कभी बच्चे के दांत टूट जाते हैं जो विंड पाइप में चले जाते हैं और उससे दिक्कत हो जाएगी, या बच्चे का सलाइवा जो है वो विंड पाइप में चला जाएगा, ब्रीदिंग रुक सकती है। तो सीजर जब आ रहे हैं तो उसकी ब्रीदिंग प्रिजर्व है, परेशान नहीं हुई, उसको आ जाने दीजिए, टाइम को देखिए और अगर हो सके तो लाइट जला लीजिए, कपड़े हटा दीजिए,
कवरिंग हटा दीजिए, अंडर पैंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर दूर से वीडियो कर लें ताकि हाथ पैर आँख दिखाई दे तो वो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और अगर सीजर 5 मिनट से ऊपर आते हैं तो आपका इमरजेंसी सीजर केयर प्लान आपके डॉक्टर द्वारा मिलेगा, जिसमें आप बकल मिडाजोलम स्प्रे होता है जो आपको मिल जाएगा, उस स्प्रे को आपको शेक करना है और मुंह के साइड में डाल देना है। नाक में डालना बच्चों में मुश्किल होता है तो अक्सर वो नेज़ल कहते हैं, मगर आप बच्चों में मुंह के साइड में यहाँ से हटा के ऐसे स्प्रे कर सकते हैं और फिर गाल को ऐसे रब कर सकते हैं। तो 5 मिनट से ऊपर ही ऐसे करना, उसके पहले नहीं करना। पहली बात, पैनिक नहीं करेगा कि बस एबनॉर्मल करंट है, आएगी चली जाएगी। और अगर बच्चा बीमार नहीं है, सीजर आए, आपने दवाई दे दी, रुक गए, तो उसको नोट कर लीजिए और आपके जो फिजिशियन है जहाँ से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उनको आप पूछिए कि क्या हमें उसकी जो रेगुलर दवाई चल रही है उसमें कोई चेंज करना है कि नहीं। हो सकता है कि चेंज करना पड़े, हो सकता है ना ही करना पड़े। अगर बच्चे को एपिलेप्सी है और उसको बुखार की वजह से या तबीयत खराब होने की वजह से या कोई और कारण से सीजर आते हैं तो उसमें दवाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उस कारण को ट्रीट करते हैं। कुछ कॉमन टाइप ऑफ सीजर होते हैं जैसे फेब्राइल सीजर। उसमें क्या होता है कि बच्चे को बुखार में सीजर आते हैं, तो फेब्राइल सीजर 6 महीने से 6 साल के बच्चे के बीच में हो सकता है। और अगर 15 मिनट से छोटे फेब्राइल सीजर आते हैं और अगर दोनों साइड में आते हैं तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती, रेगुलर मेडिसिन शुरू नहीं करिएगा उसमें। मगर अगर लंबे सीजर आते हैं या फेब्राइल सीजर एक साइड में आते हैं तो उस केस में डॉक्टर को दिखाइए और उनको बोलिए कि जेनेटिक जांच करें कि क्या हो रहा है वहाँ पे। कुछ और सीजर होते हैं जैसे इन्फेंटाइल स्पैज़म। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे 3 महीने 4 महीने से लेकर 12 महीने से 1.5 साल तक के बच्चों में चौंकने वाले झटके आ सकते हैं। ये झटके बहुत खतरनाक होते हैं और हालांकि बच्चे बस सोने से पहले या सो के उठने के बाद कुछ चौंक जाते हैं। जब चौंकते हैं तो वो घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, और जो वो चौंक रहे हैं वो इंडिकेशन है कि उनके ब्रेन के बैकग्राउंड में सीजर चल रहा है। कभी भी अगर आप 3 से 4 महीने के बच्चे को देखें और 1.5 साल तक के बच्चे में देखें कि इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपकी स्लीप ईजी करके रूल आउट करेगा कि इन्फेंटाइल स्पैज़म तो नहीं हो रहे हैं। और जो कॉमन सीजर हैं जो बच्चों में होते हैं वो एब्सेंस सीजर होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जिन बच्चों में डेवलपमेंट बिल्कुल टिपिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें 3 साल के बाद ही एब्सेंस सीजर सस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर उस बच्चे में ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा ब्लैंक हो रहा है, तो कभी कभी ऑटिज्म की वजह से भी बच्चे ब्लैंक होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं और उसमें दवाइयाँ नहीं देते। कभी कभी बच्चों में बहुत सारे मोटर मूवमेंट होते हैं कि हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, आंखें मूव कर रही हैं, जॉज मूव कर रहे हैं। बच्चे जब स्ट्रेस आउट होते हैं तो मूवमेंट बढ़ जाते हैं, उसको टिक्स कहते हैं। उस सिचुएशन में भी एपिलेप्सी की दवाई नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसा है कि बस अगर कोई भी मूवमेंट हुआ, ईजी करी, दवाई शुरू हो गई, तो बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन में दवाई देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कब तक देंगे, क्या ट्रीट कर रहे हैं, और प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एपिलेप्सी के बारे में, सीजर के बारे में। और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर के लिए इंफॉर्मेशन आपकी है कि क्या हो रहा था, उसके एपिसोड के पहले क्या हुआ था, एपिसोड के बाद क्या हुआ। जब वीडियो बनाएं तो लाइट अच्छे से जला लें। बहुत समय वीडियोस आती हैं अंधेरे में, कुछ समझ नहीं आ रहा, पैनिक बिल्कुल नहीं करें। बच्चे के लिए आपको पैनिक नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैनिक करेंगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी छोटे बच्चे अगर 3 महीने 4 महीने के हैं और उनको बुखार से अगर इस टाइप का सीजर आता है तो उनका फुल सेप्टिक स्क्रीन होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि उन बच्चों की ब्लड में इन्फेक्शन है कि नहीं, उनके ब्रेन के पास इन्फेक्शन तो नहीं पहुंच गई, उसको लंबर पंचर कहते हैं, वो भी होना चाहिए छोटे बच्चों में, 6 महीने से छोटे बच्चों में। तो ये सारी बातें हैं जो आपको एपिलेप्सी में ध्यान रखनी है। हालांकि ये बहुत घबराने वाली बात होती है कि बच्चे को सीजर आ रहे हैं, फोकस इसी पे रहता है कि सीजर ना आए, बट सीजर एक इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप उसको बंद करना चाहेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें आपकी और ख़राब हो जाएं। और सबसे पहले समझना है कि सीजर किस टाइप के हैं, उसके बाद समझना है कि सीजर क्यों आ रहे हैं, क्या ब्रेन में डैमेज है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसके बाद उससे हमें समझ में आता है कि वो सीजर कब तक आएंगे और कौन सी उसकी बेस्ट दवाई है। जब दवाई देते हैं तब ये समझते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसा ना हो कि इतनी दवाई दे कि बच्चे का डेवलपमेंट ही पीछे हो जाए, या बच्चे की लर्निंग ही ख़राब हो जाए, या व्यवहार उसका ख़राब हो जाए, या वेट बढ़ जाए, दांत खराब हो जाएं, तरह तरह की समस्याएं हो जाए। वो नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए।
और अगला जो चीज़ होता है वो ये देखते हैं कि कहीं एपिलेप्टिक एनकेफेलोपैथी तो नहीं है, ब्रेन के बैकग्राउंड में सीजर तो नहीं है। सबसे ख़राब वाले सीजर वही होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंडिया में अक्सर ये डायग्नोज ही नहीं हो पाते। सालों साल ट्रीटमेंट चलता है, बच्चे के डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थेरेपीज़ पे थेरेपीज़ चलती हैं और ऐसे बच्चों में डायग्नोसिस नहीं हो पाता और सही दवाई भी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आपने फिजिशियन से, प्रॉपर ट्रेन फिजिशियन से इसका इलाज कराइए। और कुछ लोग एपिलेप्टिक एनकेफेलोपैथी या बैकग्राउंड वाले सीजर को टिपिकल सीजर की तरह ट्रीट करते हैं, टिपिकल एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन देते हैं जैसे वेलप्रेन या जैसे लेवोटिराज़ेपम, कैपरा। तो वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे बात करिए ताकि वो उसको अच्छे से स्टडी करके देख सकें। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एडल्ट का ब्रेन अलग है, उसका ब्रेन बन चुका है, उसको स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी और उसका ब्रेन एक कैपेसिटी तक पहुँच चुका है। तो एडल्ट के न्यूरोलॉजी और बच्चों के न्यूरोलॉजी अलग है। तो देखिए कि कौन से लोग बच्चों के न्यूरोलॉजी में ट्रेंड है, कहाँ से उनकी ट्रेनिंग है। दूसरी बात ये भी देखिए कि जो न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन के ऑपरेशन करने वाले, सर्जन और फिजिशियन में अंतर है। आप न्यूरोसर्जन से एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट मत लीजिए क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं यूजुअली उसका प्रॉपर गाइडेंस बना हुआ है। जो गाइडेंस है वो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी या यूके की नाइस गाइडेंस, जिसके ऊपर सारा बेसिस रहता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कौन सी नई टॉक्सिसिटी प्रोफाइल आई है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, हर साल 2 साल ये चीज़ें बदलती रहती हैं और नई नई दवाई आती रहती हैं। और कोई भी ऐसा फैंसी फुल दवाई में नहीं पड़ी है कि हाँ CBD ऑयल दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, कहीं से हमें मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले प्रोफाइल होना चाहिए, कारण होना चाहिए और उस कारण में हर दवाई का भी साइड इफेक्ट है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो बहुत समझदारी से और धैर्य से काम करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।